नमस्कार आप सभी को EFE एकेडमी जयपुर में आपका स्वागत है। मैं गौरीशंकर सोनी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग। योग का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एंड अवस्थाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान से सुनिएगा, अपना पूरा ध्यान केवल सुनने में लगाएं। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, टू यूनाइट एंड टू जॉइन, मिलाना, मिलन या संयोग। संयोग, मिलाना, मिलन, जोड़ना एक ही बात है। अब कैसे हुआ? जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, आत्मा का परमात्मा से संयोग होना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना या संयोग होना। योग का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि योग मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है। ठीक है। अब योग की परिभाषाएं दी गई थी, उनमें से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या हुआ? योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधः का मतलब हो गया चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध करना, यानी कि चेकिंग द इंपल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। ये बताया गया था महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। दूसरा, वेद व्यास जी ने क्या कहा था? योग समाधि का मतलब योग क्या है? समाधि है। योगा इज अटेनिंग द पोज। तीसरा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा क्या बताया गया था? योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु। फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा योग की परिभाषा क्या दी गई थी? योग कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शंस और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। यानी कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें क्या लाना? कुशलता लाना, उसके अंदर स्किल्स लाना। क्या कहा गया है? उनको योगा कहा गया। आगम के द्वारा क्या दी गई थी परिभाषा? शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। द नॉलेज ऑफ अबाउट शिव एंड शक्ति इज योग। ये जो परिभाषाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषाएं है। ठीक है। आगे योग के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म योग के बारे में। सर्व कल्याण हेतु अनासक्त भाव से कर्म करना। जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्म है। आप पढ़ रहे हैं, वो भी आपका कर्म है। आप घर का काम कर रहे हैं, वो भी आपका कर्म है। आप जॉब कर रहे हैं, वो भी आपका कर्म है। तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए और औरों के लिए कर्म कर रहे हैं, तो ये आएगा अपना कर्म योग। दूसरा है अपना आएगा, वो है अपना ज्ञान योग। ज्ञान योग का सिंपल सा मीनिंग हो रखा है कि हमें किसकी प्राप्ति करनी है? ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? जब हमारे भीतर से अविद्या और मिथ्या ये दूर हटेगी। मतलब जब हम इनको त्यागेंगे तभी हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो अविद्या और मिथ्या को त्याग करके विशुद्ध चेतना या परम तत्व का बोध होना, ये ज्ञान योग में आएगा। तीसरा है अपना हठ योग के हिसाब से। हठ योग का जो प्रकार दे रखा है, भौतिक एवं मानसिक पवित्रता व संतुलन की प्राप्ति का साधन। फिजिकल और मेंटल रूप से हम क्या है? बिल्कुल प्योर हैं, कि हमारे विचार शुद्ध हैं। ठीक है। संतुलन की प्राप्ति का साधन, बैलेंस करना। अब अगला जो है आपका है राजयोग। बहुत सिंपल है, मानव के व्यक्तित्व में समाहित ताकत का विकास करना। हर व्यक्ति के भीतर एक क्या होती है? एक पावर होती है, बट उसको आपको क्या करना है? उसका विकास करना है। ठीक है। मंत्र योग। अब मंत्र योग में क्या आ गया? मन को आकर्षण से दूर रखकर आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करना।
हम जब मंदिर में जाते हैं या हम घर पे पूजा पाठ करते हैं तो हम मंत्रोच्चारण करते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, या किसी कार्य की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी हमें मंत्र बताए जाते हैं, तो वो किसमें आएगा? अपना मंत्र योग में आएगा। अब है आपका लय योग। तो लय योग में क्या आ जाएगा? शक्ति केंद्र और नाड़ियों को जागृत करना। ठीक है, जो भी हमारे शक्ति केंद्र है और नाड़ी, उनको क्या करना? जागृत करना, उनको जागृत करना। अगला है आपका भक्ति योग। अब भक्ति योग में, भक्ति के नाम से पता लग रहा है आस्था पर बल देते हुए गहन श्रद्धा के तंत्र को विकसित करना। हम जो भी भक्ति करते हैं, हम किसी भी धर्म में है, जो भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति योग में उसका उल्लेख होगा। अब आपको बताया गया था कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताया गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। अब हम यह क्या पढ़ रहे हैं? चित्त की अवस्थाएं। सबसे पहले चित्त क्या है उसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, वो हम देखेंगे आगे। यदि आप पढ़ते वक्त आपको नींद आती है तो इस टाइम आप एक लंबा गहरा श्वास लें, 2 से 3 बार श्वास लें और फिर छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपको वापस क्या आ गई? कंसंट्रेशन आ गई। कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते और सुनते समय नींद सी आने लगती है। ठीक है, चलो। चित्त, चित्त क्या हुआ? मन बुद्धि अहंकार के समन्वय को कहते हैं। इसी को अंतःकरण भी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? अंतःकरण भी कहा गया है। वैदिक मंत्रों में भी चित्त की असीम शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हमारा जो चित्त है ये कौन सा गुणात्मक है? त्रिगुणात्मक। 3 प्रकार के गुण हमारे होते हैं चित्त के, सत्व, रज और तम। सात्विक बोलते, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व, रज एंड तम। सत्व का मतलब क्या हो गया? प्रकाशशील। क्या नाम होगा इसका? प्रकाशशील। एग्जाम क्वेश्चन आ गया, सत्व का अर्थ होगा प्रकाशशील, रज का अर्थ होगा अपना क्रियाशील, और तमोगुण का मतलब क्या हो गया? अपना जड़ता। तमोगुण आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अवस्थाओं में ये गुण काम करते हैं, और जब तमोगुण ज्यादा होता है तो क्या होता है, हम इसको आगे देखेंगे पूरा विस्तार से। सबसे पहले जो चित्त की जो अवस्था है में सबसे पहली कौन सी है आपकी? क्षिप्त। कौन सी है? क्षिप्त अवस्था। इसमें क्या होता है? चित्त की क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। इस अवस्था में मन अत्यंत अस्थिर, चंचल होता है। एक जगह नहीं टिकेगा मन, कभी ये करूं, कभी ये करूं, कभी ये करूं, कभी ये पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं, ये पढ़ूं, नहीं ये पढ़ लेता हूं, नहीं नहीं ये नहीं ये पढ़ लेता हूं। हमारा मन क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा। ठीक है, बजाय 10 किताब पढ़ने के आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, बेस्ट है। चित्त किसी एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता, चित्त इधर से उधर भटकता रहता है, और इस अवस्था में योग संभव नहीं है भाई। इस अवस्था में योग संभव है ही नहीं। जब हमारा चित्त, जब हमारा अंतःकरण हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो स्थिर नहीं है, तो हम कैसे योग की तरफ जाएंगे? हम कैसे अपने को ध्यान लगाएंगे? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस नोट से या जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड आता है बोलता है कि यार ये किताब मार्केट में नहीं आई तो इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले। अब आप क्या हो गए? अब आपका जो अंतःकरण, जो आपका चित्त है, वो क्या हो गया? अस्थिर हो गया, चंचल हो गया। फिर आपने जो किताब पढ़ी, जिसको आप पढ़ रहे थे 1 महीने से, उठा के रख दी, फिर दूसरी किताब ली है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। हमने 10 प्रकार की किताबें पढ़ ली, लेकिन इसका सिंपल सा नियम क्या था? एक किताब को 10 बार पढ़ो, न कि 10 अलग अलग किताब पढ़ो। पहले एक को तो पूरा करो आप। ये क्या हो रहा है हमारा? इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी कौन सी अवस्था चित्त की? क्षिप्त अवस्था है। अगली हम बात करेंगे मूड। कौन सी है? मूड जो अवस्था है, ठीक है, मूड अवस्था में क्या होता है? चित्त की मूड अवस्था में तमोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुण, तामसिक प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है, तमोगुण के कारण मन अत्यंत आलस में रहता है। आलस करेगा, कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को तो आलस का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई कर रहे हैं, आलस आ गया, अपन सो गए, ये सो गए सब।
इसका मतलब जो हमारी चित्त की अवस्था है वो कहाँ जा रही है, मूड के भीतर जा रही है, तमोगुण प्रधान हो रहा है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो आलस को आना ही होता है और आलस्य आएगा। इसका मतलब तमोगुणी भोजन करना और आलस्य के कारण देर तक सोए रहना, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तमोगुणी भोजन में कौन सा आ गया, जितने भी प्रकार के ऐसे खाना जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला हो, ठीक है, तमोगुणी खाना हो गया कि जिसको खाने के बाद मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं आप, तमोगुण में आ गया, तमोगुणी भोजन में आ गया और आलस्य आएगा आपको। तो जैसा बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ठीक है, तो जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। तमोगुण आ गया तो शरीर क्या हो जाएगा, आलस में जाएगा और आराम करो भाई। हमेशा नींद में रहना, हमेशा नींद में रहेगा, कितना ही कुछ कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि मम्मी बोल रही कि बेटा पढ़ ले एग्जाम है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फादर बोल रहे पढ़ ले, फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारी चित्त की अवस्था है वहां जा रही है, तो भैया उसको रोको, कंट्रोल करो, इसको आपको रोकना है। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, कहां से आएगा, जब हम आलस में चले गए, नींद फुल आ रही है और खूब सो रहे हैं, इसका मतलब क्या करना है क्या नहीं करना पता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई इस अवस्था में भी योग संभव नहीं है, तो इसका मतलब चित्त की स्टार्टिंग की तीनों अवस्थाओं में योग संभव नहीं है, क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, इसमें योग संभव नहीं है। तीसरा पढ़ रहे हैं अपन, विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में सत्व गुण प्रभावशाली होता है, बीच बीच में तमोगुण रजोगुण घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। साधक ध्यान में बैठा, 2 मिनट ध्यान लगाया, फिर ध्यान भटक गया, 2 मिनट कंसंट्रेशन किया, हाँ मुझे करना है, ध्यान लगाना है, और वापस फिर हट गए। मन थोड़ी देर शांत रहेगा और फिर कोई स्मृति याद आ जाएगी, फिर मन भटक गया। हम ध्यान तो लगा रहे हैं पर ध्यान क्या चल रहा है, क्लास में तो हम हैं, फिजिकल रूप से हम क्लास में बैठे हैं, बट हमारा जो चित्तकरण, जो हमारा चित्त है, जो हमारा अंतकरण है, वो कहीं और चल रहा है, ध्यान हट गया। और जब मन की शांति स्थिति बिगड़ती है, मन शांत, जब हमारा शांत नहीं हो रहा, स्थिति बिगड़ रही है, उसी का नाम विक्षिप्त अवस्था में है। इस अवस्था में योग का आरंभ होता है, ठीक है, आरंभ होता है केवल। अगला कौन सा आएगा, सबसे महत्वपूर्ण, एकाग्रता। नाम से पता पड़ रहा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जब आप किसी भी कार्य को कंसंट्रेशन से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, उसमें सफलता 100% मिलती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान पूरा मेन रोड पे है, आगे अगल बगल दाएं बाएं कौन चल रहा है आपको सब पता है, तो आप आराम से घर पहुंच जाएंगे। अगर एकाग्रता नहीं है, गाड़ी पे तो हम हैं, वही बता रही है, फिजिकली तो हम गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और चल रहा है, और गाड़ी हमने क्या कर दी, कहीं ना कहीं इधर उधर हमारी गाड़ी भिड़ गई। एकाग्र चित्त की एकाग्र अवस्था में क्या होती है, समाधि होती है। जब आपका ध्यान लगना शुरू हो गया, हम कहा जा रहे हैं समाधि की ओर। इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होगा। इस अवस्था में कौन सा गुण होगा, सत्व गुण प्रधान होगा। एकाग्र अवस्था में वस्तु के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है, और इस अवस्था के अंदर जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश क्या होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्षीण हो जाते हैं। जब आपने कंसंट्रेशन ले लिया, एकाग्रता ले ली कि हाँ भाई अब मुझे यही करना है, मुझे पीटीआई ही बनना है, अब आपने उसको सोच लिया, उसको आपने एकाग्र कर लिया, अब जितने भी नेगेटिव विचार हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। वहां से क्या होगा, अविद्या, जो आपको कोई लोग बोल रहे हैं कि आपको अविद्या के कोई झूठ बोल रहा है, वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, किसी से कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। इन चीज से हम क्या हो गए, परे हो गए, तो हम कहां जाएंगे, एकाग्र की ओर जाएंगे, ठीक है। एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात योग के नाम से जानी जाती है। लास्ट का जो अवस्था है चित्त की, वो है निरोध अवस्था। चित्त की निरोध अवस्था में
चित्त त्रिगुणात्मक अवस्था से मुक्त हो जाता है। अर्थात चित्त जो है सत्व से भी मुक्त हो जाता है और चित्त की इस अवस्था को असंप्रज्ञात योग भी कहा गया है। मैंने आपको बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे एक एक चीज बताई है और यहां से ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक है एग्जाम के लिए, बट ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। अब आप देखिए कि आपकी चित्त की अवस्था कौन सी है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, निरुद्ध अवस्था। अब अवस्था के बाद क्या आएगा, चित्त की वृत्तियां। अब यहां भी देखना आप हम कहां पर क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। चित्त की वृत्तियां कितनी होती है कि साहब 5 होती है, ये आपने लिख दिया 5। अब पांचों में उनके कौन कौन से हैं। पहला कौन सा आएगा आपका, पहला आएगा आपका प्रमाण। क्या आएगा आपका, प्रमाण। फिर क्या आएगा, विपर्य, फिर विकल्प, और फिर निद्रा, और फिर स्मृति। ठीक है, प्रमाण क्या हो गया आपका, यथार्थ ज्ञान, प्रमाणित कर दिया कि बिल्कुल एकदम सही है। जिस साधन के द्वारा हमें किसी भी पदार्थ या वस्तु का, ये वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु का यथार्थ असली या सही ज्ञान प्राप्त होना, वो किसमें आएगा, वो प्रमाण में आएगा। वस्तु सही है या गलत है वो किसमें जाएगा, आपका प्रमाण में। आप उसको वैलिड कर रहे हैं, सही है गलत है, गलत है सही है। ठीक है, यथार्थ ज्ञान हो गया आपका। जिस साधन के द्वारा हमें किसी भी पदार्थ या वस्तु का यथार्थ असली या सही होने का ज्ञान प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार का होता है। प्रमाण के कितने भेद बताए गए हैं, 3। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यहां पर प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं। अगला आपका आएगा विपर्य। विपर्य का मतलब क्या हो गया, मिसकंसेप्शन, विपरीत ज्ञान, बिल्कुल विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। कैसे, विपर्य का अर्थ हुआ मिथ्या या झूठ ज्ञान, जिस वृत्ति से हमें किसी पदार्थ का सही ज्ञान न हो करके उसके विपरीत ज्ञान होना। आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, देखो क्या बोल रहा है ये, विपर्य का अर्थ मिथ्या या झूठ ज्ञान, जिस वृत्ति से हमें किसी पदार्थ का सही ज्ञान न होकर उसके विपरीत ज्ञान होना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, लाइट चली गई, ठीक है, और जैसे लाइट चली गई नीचे आपका पैर लगा, किसी रस्सी से पड़ गया, आपके कमरे में कोई रस्सी पड़ी थी, जो भी था, आपका पैर लग गया। जैसे ही रस्सी पैर लगा या आपके या आपने उसको हाथ से देखा कि ये क्या पड़ा हुआ है, आप अंधेरे में, बिल्कुल रस्सी थी, रस्सी समझ क्या लिया अपन ने उसको, सांप, और ये तो सांप आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को क्या समझना, सर्प, ये तो सर्प, जबकि था नहीं। यहां देख रहे हो आप, विपर्य का मतलब क्या होगा, मिथ्या या झूठा ज्ञान, जिसे हम किसी पदार्थ का सही ज्ञान न होकर उसके विपरीत ज्ञान होना। है रस्सी, समझ रहे हैं सांप, वो किसमें आ गया, आपका विपर्य में आ गया। विकल्प, एकदम आप क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जब किसी पदार्थ या वस्तु के सामने उपस्थित ना होकर उस वस्तु का विचार करना। वस्तु आपके सामने है ही नहीं और आप उसका विचार कर रहे हैं। वस्तु आपके सामने नहीं है लेकिन हम उसके क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, खोखली कल्पना कर रहे हैं कि मैं उस टाइम अगर पढ़ लेता तो आज मैं ये बन जाता। ठीक है, मुझे ये चीज, ये मेरे को बाइक लेनी है, और आप उसकी कल्पना कर रहे हैं जबकि आपके सामने नहीं है। हम उसकी क्या कर रहे हैं, केवल एक विकल्प, एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, उसके विचार कर रहे हैं। अब क्या आएगा आपका निद्रा। निद्रा का मतलब बहुत सिंपल है, स्लिप, यानी कि जागृत या स्वप्न से रहित, शरीर की जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से रहित जो स्थिति उसके बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उसको, निद्रा। जब आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, आराम से बैठ के आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको क्या आना शुरू हो जाएगी, निद्रा। आपका जो ब्रेन है धीरे धीरे निद्रा में चला जाएगा। अब क्या आएगा आपका, स्मृति, मेमोरी, भूतकाल के अनुभवों को वापस याद करना।
जो पास्ट में हो गया हम उसको बैठ बैठ के वापस याद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये हो गया था उस टाइम, ये हुआ था, ऐसा था वैसा था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हम भूतकाल के अनुभव को याद करके अपने वर्तमान को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन योग के क्षेत्र। योग किस किस क्षेत्र में कार्य करता है? पहला मेडिकल, चिकित्सा में। दूसरा एजुकेशन, बहुत सिंपल है। तीसरा आपका आएगा सांस्कृतिक विरासत या धरोहर। चौथा आध्यात्मिक, धार्मिक और पुनर्वास। ये योग के क्या है, क्षेत्र हो गए। अब योग के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योग? योग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा वर्ड क्या हुआ, योग हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक जितने भी हमारे जो विकास है उनको ये आगे बढ़ाता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, इन सभी पहलुओं का क्या है, ये एकीकरण है। अब शारीरिक रूप में कैसे होगा, सामाजिक रूप में कैसे होगा, मानसिक रूप में कैसे होगा, आध्यात्मिक रूप में कैसे होगा? बहुत सिंपल है। शारीरिक की बात करता हूं तो पहला तो आएगा आपका शारीरिक स्वच्छता हेतु, क्लीन करना। जैसे अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ी थी षटक्रिया। षटक्रिया क्या करती है, हमारी जो इंटरनली ऑर्गन्स उनको क्या करती है, क्लीन करती है, ठीक है। रोगों से बचाव, कंटिन्यू अगर आप योग करते हैं तो आप रोग से क्या रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तीसरा शरीर को सौंदर्य बनाने हेतु, आपका शरीर क्या बनेगा, सौंदर्यात्मक बनेगा, एक अच्छा सा, ठीक है, एक अच्छा सा आपको फील आएगा। शरीर की सही मुद्रा हेतु, यदि हमारी बॉडी का पोस्चर बिगड़ा हुआ है, कई बार होता है कि हम यूं चल रहे हैं, कभी हम यूं चल रहे हैं, हम ढंग से नहीं बैठ पा रहे हैं, बैठे हैं तो कमर पीछे निकली हुई है, तो ये क्या है, हमारा बॉडी पोस्चर क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। ठीक कैसे होगा, जब आप आसन योग के द्वारा आसन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मांसपेशियों को विकसित करने के लिए जो भी आपकी मसल्स हैं, बॉडी में जो मसल्स हैं उनको क्या करेगा योगा, विकसित करेगा, उनका डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। अभी जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि मेरे की श्वास फूल रही है या कुछ पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो प्राणायाम करते हैं या कोई योगिक क्रिया करते हैं ताकि हमको क्या मिले, आराम मिले, ठीक है। उसके बाद लचक विकसित में सहायक, जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ये बढ़ाता है। ये तो हो गया आपका शारीरिक में। अगला कौन सा है आपका, सामाजिक रूप से कैसे, कि भाई ये जो है सामाजिक गुणों का विकास करता है, सामाजिक रिश्ते को विकास करता है, ठीक है। तीसरा आएगा आपका मानसिक रूप से कैसे है, क्या उद्देश्य है, तनाव से मुक्ति। पहला तो आपको तनाव से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। दूसरा तनाव रहित आपका जीवन होगा। तीसरा एकाग्रता बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। याददाश्त बढ़ाने में सहायक है, गुड फॉर योर मेमोरी प्रॉब्लम, जो भी आपकी मेमोरी प्रॉब्लम है कि कम याद होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक, सबसे जरूरी, अगर आपके भीतर सहन शक्ति है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। थोड़ा सा सहन करना सीखिए। योगा में क्या सिखाता है, सहन सिखाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था नियम के अंदर, जब हम अष्टांग योग पढ़ रहे थे तो उसमें था नियम में एक वर्ड था तप। तप का मतलब क्या था कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार तैयार रखना, ठीक है। आध्यात्मिक रूप में क्या होगा, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, ध्यान बढ़ाने में सहायक होना, नैतिक गुणों को विकसित करना। अब कैसे है देखते हैं। फिजिकल प्योरिटी, शारीरिक शुद्धता। अब आप बोलेंगे ये कैसे, फिजिकल प्योरिटी में क्या आ गया, हम हमारे शरीर को बाहर से क्लीन करते हैं। हम नहा लिए, ठीक है, क्रीम लगा ली, लोशन लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, जो भी आप करते हैं वो सारा आपने एक्सटर्नली किया, बाहर से अपनी बॉडी को अपने बिल्कुल क्लीन कर दिया। लेकिन अंदर से क्लीन कैसे करोगे आप, उसके लिए हमने आपको बताया था कि बॉडी को इंटरनली क्लीन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, षट क्रिया करेंगे। आपने पढ़ा होगा नेति, बस्ती, धोती, कपाल भाती, त्राटक, ये सब पढ़े थे अपन ने। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इंटरनली प्योर करते हैं, शारीरिक रूप से उसको
शारीरिक शरीर को शुद्धता प्रदान करते हैं, क्लीन करते हैं, अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, जितने भी रोग बीमारी है, रोग है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, मोटापा है, डायबिटीज है, जितने भी बीमारी है उनसे बचाव करने में योग अपना क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रिड्यूस मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव, चिंता को दूर करता है। अगर आप डेली एक प्राणायाम रोज कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, तो आप इसके बेनिफिट्स को पा सकते हैं। शरीर को सुंदर बनाता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसको क्या बनाएगा, ये सुंदर बनाएगा। शिथिलता प्रदान करेगा, रिलैक्स, आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स फील करेगा। कब करेगा, जब आप डेली करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट अ डे, एक दिन में भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। योग क्या मांगता है आपसे, आपसे मांगता है योग नियमितता, रेगुलरिटी मांगता है, तब उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी, शरीर के जो आसन है उनको ठीक करता है। आसन मतलब जो पोस्चर है, जो हमारी बॉडी का पोस्चर है, उनको ये ठीक करता है। योगा कैन बी परफॉर्म इजिली, अगर हम रोज आसन कर रहे हैं, रोज आसन कर रहे हैं, तो हम आराम से इसको इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या हो गया, आध्यात्मिक विकास। परमात्मा से हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, आपका आध्यात्मिक विकास को सहायक कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन होता है बॉडी का, उसको वृद्धि करेगा, ठीक है। रिड्यूस ओबेसिटी, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, कम करना। ओबेसिटी का मतलब कितना हो गया, ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया, मोटापा, यानी कि मोटापे को कम करता है। कब करेगा, जब आप परफॉर्म करेंगे आसन डेली। स्वास्थ्य में सुधार करता है, इंप्रूव योर हेल्थ, सिंपल सी बात है। इनहेंस मोरल एंड इथिकल वैल्यूज, नैतिक और आचारिक मूल्य को बढ़ाता है। जो हमारी इथिकल वैल्यूज है, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है। अपन शायद पढ़ा था उसको कि जब अपन ने पढ़े थे अष्टांग योग में यम के कितने पार्ट हमने पढ़े थे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे इथिकल वैल्यूज हैं कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। आज की इस पूरी क्लास में हमने योग का अर्थ, उसकी परिभाषा, चित्त की अवस्थाएं, चित्त की वृत्तियां और योग, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमने पढ़ा। आपको मैं बोल रहा हूं कि आप भी, क्योंकि आप पीटीआई की कोचिंग कर रहे हैं, पीटीआई का सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब आप खुद इस चीज को अंदर खुद इसको आत्मसात करेंगे, तभी आप अपने, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप पीटीआई बन जाएंगे और स्कूल में जाएंगे, तो आपको चीज पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जितने भी जो भी आपने यहाँ पे देखा, सब कुछ देखा, सबसे पहले आप इसको अपने सीखेंगे, तब हम अपने विद्यार्थियों को उस चीज को बता पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, और नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलेंगे। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।